मैं लकी पांडे आपका स्थित प्रगति क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इस पहले क्लास में हम लोग संविधान के कुछ प्रारंभिक हिस्सों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि संविधान का क्या इतिहास रहा है। संविधान के इतिहास से पहले हमें आपको बता दें कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो कि लिखित है और इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 व 18 दिन का समय लगा। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि भारतीय संविधान को लिखने में कितने वर्ष का समय लगा। 2 वर्ष 11 व 18 दिन का समय लगा। यह पूर्णतः हस्तलिखित संविधान है, यानी कि यह पूरी तरह से हाथ से लिखा गया है, जिसे दिल्ली के रहने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। जिसे दिल्ली के रहने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे इटैलिक स्टाइल में लिखा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा गया है कि भारतीय संविधान को किसने अपनी हाथों से लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। यह दिल्ली के रहने वाले थे और इन्होंने अंग्रेजी के इटैलिक स्टाइल में इसको लिखने का कार्य किया। पूरी की पूरी संविधान हमारा अंग्रेजी में लिखा गया है, न कि हिंदी में। प्रत्येक पन्ने पर मध्य प्रदेश के जबलपुर के बी.ओ. राम मनोहर सिन्हा, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बी.ओ. राम मनोहर सिन्हा ने चित्रकारी की है, यानी कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके कुछ बॉर्डर लाइन बनाए गए हैं, चित्रकारी की गई है, जो मध्य प्रदेश के बी.ओ. राम मनोहर सिन्हा के द्वारा की गई है। हमारा जो मूल संविधान जो हाथों से लिखा गया, मूल संविधान की जो प्रति है वो वर्तमान में संसद भवन के लाइब्रेरी में हीलियम में डुबो करके रखा गया है। एक शीशे का जार है जिसमें हीलियम भरा हुआ है और उसी में हमारे संविधान को रखा गया है। संविधान के इस हिस्से को जानने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा पूरा संविधान विदेशियों के आगमन, यूरोपीय शक्तियों के आगमन पर निर्भर है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये 5 शक्तियां प्रमुख रूप से भारत में आई और इन्होंने भारत में शासन करने का अपना अपना प्रयास किया। इन्हीं शक्तियों को बार बार पेपरों में यह पूछा जाता है कि सबसे पहली शक्ति कौन सी आई थी, सबसे अंत में कौन सी आई, शक्तियों के आने का क्रम क्या है, यह यूरोपीय लोग किस क्रम से भारत में आए। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर अंत में सबसे फ्रांसीस आए। यानी कि ये क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस। इसमें इसको हमने सॉर्ट आउट किया PDADF में, यानी कि अगर आप PDADF याद रखते हैं तो इनको याद करने में आपको आसानी होगी। P से पुर्तगाल, D से डच, A से अंग्रेज, D से डेनिश और F से फ्रांसीस। सबसे पहले इसमें पुर्तगाली आए, सबसे अंत में फ्रांसीस आए। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अंत में भारत छोड़ करके कौन सी यूरोपीय शक्ति गई, तो सबसे अंत में पुर्तगाली गए। यानी कि सबसे पहले भी पुर्तगाली आए और सबसे अंत में भी पुर्तगाली गए। इस तरह से देखा जाए तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि सबसे लंबा शासन किसका रहा, सबसे अधिक समय तक भारत में कौन व्यतीत किया, तो वह थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों के आने का जो सिलसिला है वो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कई बार आप पढ़े होंगे कि भारत की खोज किसने की थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और पुर्तगाल की जो वर्तमान राजधानी है उस समय भी उसकी वही राजधानी थी लिस्बन का रहने वाला था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, लिस्बन का रहने वाला था। 8 जुलाई 1497 को वह अपनी नाविक यात्रा पर निकला था और 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ये सबसे बेसिक जानकारी है पुर्तगालों के बारे में। हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो इनकी पूरे कंपनी कैसे कैसे स्थापित हुई, कहाँ कहाँ हुई, इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ा जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो वर्तमान में है उसका जो ऐतिहासिक क्रम है
वो अंग्रेजों के शासन के ऐतिहासिक क्रम में है। उसमें हम अंग्रेजी शासन के ऐतिहासिक क्रम को 5 भागों में बांट देते हैं, 5 भागों में अलग अलग कर देते हैं, जिसमें पहला भाग है 1600 से 1765 ईस्वी तक, सन 1600 से 1765 ईस्वी तक, जिसमें अंग्रेजों के भारत आगमन है, जिसमें वो भारत आने का सिलसिला होता है। दूसरा है 1765 से 1858 तक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, यानी कि 1858 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो रही थी। 1858 से 1919 कंपनी शासन का अंत। 1857 में भारत में एक बड़ी क्रांति घटित हुई जो ब्रिटिश से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर देती है। लेकिन यहाँ पे यह अर्थ नहीं निकलता कि ब्रिटिश हुकूमत खत्म होता है। चौथे क्रम में हम देखते हैं 1919 से 1947 स्वशासन की स्थापना। स्वशासन की स्थापना यानी कि भारतीय लोग अपने शासन की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं। पांचवें में हम देखते हैं 1947 से 1950 भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि 1947 से 1950 तक भारतीय लोग मिलकर के भारत के संविधान को बनाने का क्रम शुरू करते हैं। हम उसी को अलग अलग भाग में बांटते हैं। तो पहले में यानी कि सन 1600 से 1765 ईस्वी अंग्रेजों का भारत आगमन के क्रम में पहला जो राजलेख शुरू होता है सन 1600 ईस्वी का राजलेख, जिसे हम कहीं कहीं राजलीग भी बोलते हैं। बहुत बार पेपरों में इसे एक्ट के रूप में भी पूछा गया है, लेकिन आपको सन याद रखना है सन 1600 ईस्वी। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। कई बार एसएससी के पेपर में पूछा गया सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में राजा या रानी कौन था? महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल ब्रिटेन में इतना स्वर्णिम काल था कि उस पूरे ब्रिटेन के इतिहास को स्वर्ण काल या गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेपर में पूछा जाता है कि स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा गया है? महारानी एलिजाबेथ। इन्होंने ही पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, यानी कि कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, व्यापार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सीधे तौर पे कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। प्रश्न में ऐसे भी पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में किसका शासन था? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। उस समय भारत में अकबर का शासन था। थोड़ा सा अकबर के बारे में हम देख लेते हैं कि अकबर का जो शासनकाल भारत में शुरू हुआ वो 15 अक्टूबर 1542 से हुआ। सही तौर पे बात करें तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का शासनकाल शुरू हुआ, लेकिन इसका जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 से हुआ, राजा बेरसाल के महल में हुआ और ये इतिहास के हिस्से में है। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई अकबर की, तो 1605 में मृत्यु हुई और कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो रही है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो शासक था वो अकबर ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही 24 सदस्यीय दल भारत में शासन करने के लिए आए। मात्र 24 सदस्यीय दल, और यह 24 सदस्यीय दल में भारतीय आंग्ल विधि संहिता का शुरुआत किया, जो कि एक बहुत छोटे स्तर पे था, लेकिन कहा जाता है कि इसी में वह बीज निहित था जो अंततः भारत पर शासन करने का क्रम शुरू किया। अगला जो राज्य अभिलेख है वो 1726 ईस्वी का राजलेख है। 1726 ईस्वी के राजलेख से केवल एक प्रश्न पूछा जाता है कि अभी तक जो कंपनी के नियम बनाने थे उसका अधिकार ब्रिटिश के पास था। अब 1726 ईस्वी आते आते उस कंपनी के लिए जो कानून बनाने का कार्य था, संविधान बनाने का कार्य था, वो भारतीयों के द्वारा शुरू हो गया। भारतीयों के द्वारा कहने का तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग भारत में रहते थे उनके द्वारा शुरू हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये दो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो कि प्रमुख रूप से इतिहास की घटना है, लेकिन इसका संविधान पर
गहरा असर है। संविधान पे ये प्रमुख रूप से देखा जाता है। एक घटना प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। ये डेट आपको याद रखना है। 23 जून 1757 को प्लासी की घटना हुई, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के पास एक छोटा सा गांव है जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह प्लासी पश्चिम बंगाल में है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि प्लासी कहाँ है। प से पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध बंगाल के ही नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के जो उस समय के वर्तमान नवाब थे सिराजुद्दौला, और उनके सेनापति मीर जाफर, दोनों लोग संयुक्त रूप से अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव से युद्ध किए। यानी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। इस पूरे युद्ध में मीर जाफर ने अपने ही नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और जाकर के लॉर्ड क्लाइव से मिल गया, जिसके कारण लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध में विजयी रहा। हमें यहाँ पे समझने की बात थोड़ी सी है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो लॉर्ड क्लाइव जीता था, विजेता हुआ था। पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में विजयी कौन हुआ? लॉर्ड क्लाइव हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। प्लासी के युद्ध में किसने धोखा दे दिया था? मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में धोखा दे दिया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध की घटना से एक बात निकल के सामने आती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी वह अब भारत में राजनीति करनी शुरू कर दी। क्यों राजनीति शुरू कर दी? क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, सिराजुद्दौला को कैद कर लिया गया। तो यहाँ पे राजा का परिवर्तन होता है और राजनीति में भी राजा ही परिवर्तित होते हैं। लॉर्ड क्लाइव एक किंग मेकर के रूप में उभर के सामने आया। लॉर्ड क्लाइव के बारे में अगर थोड़ा सा और देखते हैं तो लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के नाम से जाना जाता है, जो कि कई बार पेपरों में पूछा गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो ब्रिटेन जाने के बाद अपने पारिवारिक गृह कलह से स्वयं को मार डाला था, आत्महत्या कर लिया था। एक व्यापारिक कंपनी राजनैतिक कंपनी का रूप धारण कर ली प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद जो भारत में अगला युद्ध हुआ उसका नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, जो कि बिहार में हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध में मीर जाफर की जगह बनाया गया शासक मीर कासिम था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुगल बादशाह थे, इन तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजी गवर्नर, अंग्रेजी शासक मेजर मुनरो से युद्ध किया। यह युद्ध बड़ा ही दिलचस्प था क्योंकि उस समय भारत की सभी बड़ी शक्तियां एक होकर के अंग्रेज मेजर मुनरो से युद्ध की और यह युद्ध बिहार के बक्सर नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं हुआ, फिर भी मेजर मुनरो इस युद्ध में विजेता रहा। यानी कि एक बार फिर अंग्रेजी सत्ता भारतीय लोगों पर हावी हो चली थी। युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा और अंग्रेज जो है उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जिसे हम कहते हैं राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी कि कर वसूलने का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। कर वसूलने का अधिकार उन्हीं के पास होता है जो सरकारें होती है, जो शासन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों को भारत में शासन का अधिकार दे दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा
3 स्थानों से अंग्रेज अब कर वसूलने लगे। व्यापारिक कंपनी प्लासी के युद्ध के बाद राजनैतिक कंपनी का स्वरूप धारण कर ली। प्लासी के युद्ध के बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ तो एक राजनैतिक कंपनी राजनैतिक सरकार का रूप धारण कर ली। इस युद्ध के बाद 1765 से 1858, जो कि दूसरे चरण में हम लोग पढ़ते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की बात शुरू होती है। यानी कि भारत में अब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। कई बार पेपरों में यही प्रश्न पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में पास हुआ। 1773 ईस्वी में। लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा गठित एक गुप्त समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाए। रेगुलेट का मतलब है नियंत्रित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रथम नियंत्रण का प्रयास जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट है। यह पेपर में कई बार पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रथम संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाया गया। भारतीय लोगों पर भी एक राजनीतिक नियंत्रण का जो प्रथम प्रयास था वो रेगुलेटिंग एक्ट ही था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कुछ और भी परिवर्तन हुए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्रमुख परिवर्तन हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कई बार पेपरों में पूछा गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और विकल्प में वारेन हेस्टिंग रहा तो उसका उत्तर वारेन हेस्टिंग ही होता है। वारेन हेस्टिंग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित हुआ और 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक वो भारत का गवर्नर जनरल रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। सॉरी, वारेन हेस्टिंग एक परिषद जिसे हम गवर्नर की परिषद कहते हैं उसके माध्यम से भारत के बंगाल पे शासन करता था, जिसमें 4 सदस्य होते थे। यह भी पेपर में पूछा गया कि वारेन हेस्टिंग कितने परिषदीय सदस्यों के द्वारा शासन करता था, तो 4 उसमें थे, 1 वारेन हेस्टिंग था, कुल मिलाकर के 5 होते हैं। इसके अतिरिक्त इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 73 में पारित हुआ, लेकिन कोर्ट की स्थापना 74 में हुई। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग विकल्प से सही करते हैं कि 1773 विकल्प में है तो 1773 होगा, नहीं 1774 है। पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 1774 होगा। सर एलिजा इम्फे को सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश होते थे। एक सर एलिजा इम्फे जो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 उनके प्रवर न्यायाधीश चैम्बर, लिमेस्टर और हाइट थे। यानी कि एक प्रमुख था और 3 उनके सहयोगी न्यायाधीश थे। इसके ठीक बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में विशेष कुछ नहीं हुआ, जैसे कि यह वारेन हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट केवल बंगाल की न्याय व्यवस्था को देखती थी, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भी व्यवस्था को देखने का कार्यभार वारेन हेस्टिंग को दे दिया गया। यहाँ पे सब कुछ महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। आपको एक्ट के सन भी याद रखने हैं, घटनाक्रम का भी सन याद रखना है, प्लासी बक्सर के युद्ध का सन भी याद रखना है। प्लासी और बक्सर के युद्ध में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते समय कि पहले कौन सा युद्ध था, पहले कौन सी घटना हुई। तो प से पहले प्लासी हुआ, ब से बक्सर बाद में हुआ। प से प्लासी पश्चिम बंगाल में हुआ, ब से बक्सर बिहार में हुआ। इसको आप थोड़ा सा अपने देख सकते हैं तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए ये मेरा प्रथम वीडियो है YouTube के चैनल पर और मैं भरसक
भरसक प्रयास किया हूं कि आपको सही जानकारी उपलब्ध करा सकूं। अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे का यानी कि क्विट्स इंडिया एक्ट और आगे की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। बाकी इसको आप लोग कई बार अगर वीडियो को देखते हैं तो अपने आप 2-3 बार में यह आपको पूरी तरह से याद होगा। धन्यवाद।